हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं 66 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 का डिस्कशन, जिसका कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और बाकी प्रश्नों को हम यहां आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो एक सीरीज थी 66 बीपीएससी मेंस के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको क्वेश्चन पेपर में नजर आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के तरफ से ऑफर किया जा रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के स्मार्ट कोर्स, और इन कोर्सेज के बारे में विशेष जानकारी और कोर्स को परचेज करने के लिए आप studiiq.com इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा फैक्ट बेस्ड ज्यादा हो गया था, क्योंकि पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल, जिसका नाम है स्टारडस्ट 1.0। और यहाँ कहा जा रहा है कि इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगला जो क्वेश्चन था, जो 12th ब्रिक्स समिट हुई थी, तो यहाँ पर क्या मेजर इश्यूज रहे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी में, जो बात की गई शेयर्ड सिक्योरिटी की और इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट की। ये बढ़िया क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर आपसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके रिसेंट मतलब जो बेसिक फीचर्स क्या रहे। आपको इंडिया यूरोप के बीच जो ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है, इस पर भी चर्चा करने को बोला गया। हालांकि बहुत पुराना टॉपिक था और एकदम से पूछे जाने का कोई सेंस मुझे समझ नहीं आया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हरित भारत संकल्प कहा जा रहा है कि एक मोबाइल ऐप है जो प्रमोट कर रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी को भारत में। इस बात को आपको इलाबोरेट करना है, कह लें कि आपको अच्छे से विवेचना करना था इस क्वेश्चन का। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। बाकी 4 सवाल स्टैट्स के हैं जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए, यहाँ पर जब हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे, तो यहाँ हमने बात करी थी कि आत्मनिर्भर भारत और उसे जो इकोनॉमिक स्टिमुलस मिले, इस पर सवाल बनने के बहुत चांसेज हैं। इसी तरीके से हमने ये भी कहा था कि नैनो या बायोटेक्नोलॉजी पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उनका जो अप्लाइड रूप है उस पर सवाल पूछे जाने का बहुत ज्यादा उम्मीद है। और ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ब्रिक्स की बात करी थी और वो भी आपको नजर आता है क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए जरा सा स्टारडस्ट 1.0 के बारे में समझ लेते हैं, जो कि पहला रॉकेट है जो कि बायोफ्यूल पे रन होता है। ये अपने आप में बहुत अलग बात है, बहुत खास बात है। काफी ये सस्ता पड़ रहा है और नेचर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही। ये अपने आप में आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये बताता है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जो है ना रॉकेट्स भेज सकते हैं। स्टारडस्ट 1.0 जो है वो जब स्पेस में गया तो कहेंगे कि वो फेल रहा एक तरीके से स्पेस के लिए, या सफल नहीं रहा। फेल होना तो थोड़ा हार्ड वर्ड है यहाँ पे, बट ये कह सकते हैं कि इसका यूज जो है स्मॉल और छोटे छोटे सैटेलाइट्स को पहुंचाने में किया जा सकता है, और ये एक लेवल पर सक्सेसफुल रहा। और ये एक कह लें कि अग्रदूत है, पैनियर है, अगर बात करें बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो लॉरिंग कमर्स सेंटर इन मैन, ब्लू शिफ्ट कंपनी है जिसने इसे बनाया या लॉन्च किया है। ओके, जो कि कह सकते हैं कि एक नॉन टॉक्सिक है इन्वायरमेंट के लिए, और अपोजिट है जो ट्रेडिशनली यूज्ड रॉकेट फ्यूल्स हैं उनसे। ओके, तो ये स्टारडस्ट के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके डायमेंशन के बारे में बता सकते हैं कि 20 फीट लंबाई है उसकी, करीब 250 केजी वजन है, और ये इसमें मैक्सिमम पेलोड जो है 8 केजी का ये कैरी कर सकता है। और जो इसकी पहली लॉन्च थी, इसमें ये 3 पेलोड्स ले जा पाया। जो पेलोड्स हैं यहाँ पे बताया गया कि इसमें क्यूबसेट प्रोटोटाइप था, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया। और देखें यहाँ पे कि एक मेटल एलॉय जो डिजाइन किया गया टू लेसन वाइब्रेशंस। ओके, और जो कि डेवलप किया गया है केलॉग्स रिसर्च लैब के द्वारा। और एक क्यूब सेट है
फ्रॉम सॉफ्टवेयर कंपनी रॉकेट इनसाइट्स। तो इस तरीके से ये 3 पेलोड ले जाने में सफल रहा स्टारडस्ट 1.0। अब ये क्वेश्चन जो है, आप इससे ज्यादा तो स्टारडस्ट 1.0 के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, फिर आपको कहीं और पहुंचना होगा और यहाँ आप बायोमास बायोफ्यूल के बारे में बताएंगे। उनके 3 या कह लें कि 4 जनरेशन्स के बारे में बताएंगे कि पहला जनरेशन जो है वहां पर खाने वाले कॉर्न यानी मक्का और आलू का यूज किया गया और उसका जब हाइड्रोलिसिस करके जो उससे स्टार्च निकाले, हम स्टार्च का फर्मेंटेशन किए और उसे इथेनॉल हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक बात हुई। लेकिन ऑलरेडी जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, हमारी आधी आबादी जो है इसी तरीके से अभी खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, और कह लें कि पेट नहीं भर पा रही है, ये हार्श रियलिटी है इस प्लेनेट की। और उस सिचुएशन में हम खाने वाले फसलों को अगर ऐसे यूज करें फ्यूल बनाने के लिए, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो हो सकता है एक बार को, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर देखा जाए तो गलत साबित हो रहा था। इसमें आगे रिसर्च इनोवेशन किया गया। सेकंड जनरेशन बायोमास जो आया उसमें वुड, स्टार्च और ग्रासेज का यूज किया गया। अब यहाँ पर इनका इंजेमेटिक हाइड्रोलिसिस किया गया और फिर इससे जो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन निकला। अब इसमें अगर फर्मेंटेशन, गैसिफिकेशन या फिर पायरोलिसिस, यानी फायर मतलब फायर होता है आग, तो इन मैकेनिज्म्स का यूज करके यहाँ पे इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, बायोमीथेन, बायोहाइड्रोजन तैयार किया गया, या फिर सीन गैस हाइड्रोजन और बायो ऑयल, पैरोगैस, चार, ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो थर्ड जनरेशन है इसमें हम एल्गी का यूज करते हैं और फूड वेस्ट का यूज करते हैं। और इसमें इनसे जो चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें फैटी एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और फिर इनका ट्रांसस्टरीफिकेशन करके एल्गल ऑयल, बायोडीजल और एविएशन फ्यूल, ये सब कुछ हम तैयार कर पाते हैं। देखिए जो बायोडीजल वगैरह है ना, ये यूज्ड कुकिंग ऑयल वगैरह का यूज किया जाता है यहाँ पर, और बाकी जगहों पर तो आप देख रहे हैं कि एल्गी वगैरह हम नॉर्मली यूज कर रहे थे। तो थर्ड जनरेशन से ही डिराइव्ड है, उसी का एक्सटेंशन है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। और यहाँ जो एल्गी है उसको मॉडिफाई किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, जीएम क्रॉप्स होते हैं, कुछ इसी तरीके का इंजीनियरिंग किया गया है यहाँ पे। और जो एल्गी के प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑल्टर किया गया है यहाँ पर, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर हाई येल्ड और हाई लिपिड कंटेंट के एल्गी जो है वो तैयार किए गए हैं, जो कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पर उनका जो रेट है प्रोडक्शन का वो ज्यादा बेहतर है थर्ड जनरेशन के तुलना में। और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, शुरू में तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन विथ टाइम ये इकोनॉमिक होने लगता है लॉन्ग रन में। ये सब कुछ बता के उस क्वेश्चन को आप कंक्लूड कर सकते थे। अब जो 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन के ऊपर सवाल पूछा गया था और उसमें इंडिया का स्टैंड पूछा गया ब्रिक्स 2020 में। ओके, तो थोड़ा बहुत आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जो 12th ब्रिक्स समिट हुआ, इसकी मेजबानी करने वाले देश का नाम रशिया है। और ब्रिक्स में इस तरीके से मेजबानी होती है कि ये इसी क्रोनोलॉजी को या ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले ब्राजील में, फिर रशिया में, इसके बाद इंडिया का नंबर आएगा, फिर चाइना का, और फिर आएगा साउथ अफ्रीका का। और ये इसी तरीके से रोटेशन में चलता रहता है। ऑनलाइन था कोविड-19 के दौरान, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया गया। हमारे प्रधानमंत्री भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होते हैं। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं, जैसे कि टेररिज्म जो है, कोविड-19 पेंडेमिक, इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये सब टॉपिक्स पे बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, उसकी बात उनके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर जब बात स्टैंड की आती है तो टेररिज्म के ऊपर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें बहुत अधिक जरूरत है कि हम कन्फ्रंट करें उन देशों को जो किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं टेरर एक्टिविटीज को, टेररिज्म को। ओके, और ये ऐसे देशों को गिल्टी ठहराना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से इंडिया एक्नॉलेज किया जो रसिया का सपोर्ट है ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को। और इसी साल की बात है, मतलब 2020 में जब ये सब कुछ हो रहा था,
तो इंडिया का जो एनुअल रेजोल्यूशन है ऑन इशू ऑफ काउंटर टेररिज्म, ये अडॉप्ट किया गया, मतलब कंसेंसस के थ्रू फर्स्ट कमिटी जो है यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली का, वहां पर यहाँ पर इंडिया की तरफ से बात किया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि उसमें ज्यादा क्रेडिबिलिटी आ सके, ज्यादा इफेक्टिवनेस आ सके, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है, उस बॉडी को ज्यादा डेमोक्रेटिक करने की जरूरत है। कोविड-19 पेंडेमिक और इस समय इंडिया किस तरीके से चीजों को टैकल कर रहा था इतने बड़े आबादी के साथ, और इतने लेवल पर जब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लॉकडाउन वगैरह का जो भी यहाँ पर बात है, वो सब कुछ आप बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात, यहाँ पर इंडिया किस तरीके से कैंपेन चलाता है जो कि बेस्ट है कि एक सेल्फ रिलायंट रिसेलियंट इंडिया हो, और यहाँ पर मल्टीपल मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो लगे, और इकोनॉमी के हर डायमेंशन को उसमें टच करने का कोशिश किया गया। ओके, ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसमें इंडिया एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे, इस बात का भी जिक्र होता है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं और हम अपने को दुनिया से कट कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं यहाँ पे बात किया गया। बाकी देशों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई, जैसे चाइना का कहना था कि ये ऑफर किया टू कोऑपरेट विथ इंडिया, किस मामले में, और ना सिर्फ इंडिया के साथ, बाकी ब्रिक्स कंट्रीज के साथ भी, अगर वैक्सीन डेवलपमेंट की बात की जाए कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, या फिर जो भी इनोवेशंस की बात की गई, रसिया का स्टैंड है, और भी ये जो समिट है एक तरीके से कहेंगे कि अच्छा रहा। और देखिए काम की बात ये है कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ और जो ब्रिक्स है, ये हाल फिलहाल में बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं ताकि आइडियाज का एक्सचेंज हो सके इंडिया चाइना के बीच में विशेष तौर पर, और हम एक बेहतर एशिया की संकल्पना कर सकें। विशेष जानकारी के लिए स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर आपको अंकित सर का ये वीडियो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो जब ये बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आत्मनिर्भर 3.0 आ जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप समझ गए ये लॉन्च किया गया था ताकि हम जो ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं जुड़े हुए हैं, या उनकी जो मंथली इनकम है 15,000 रुपए से कम है, और ऐसे केस में जब उनके एम्प्लॉयर हैं अगर प्रोविडेंट फंड का प्रावधान नहीं रख रहे हैं, तो सरकार का कहना था कि आप ऐसे लोगों को नौकरी दीजिए, आपके हिस्सा का भी पीएफ और एम्प्लॉय के हिस्से का भी पीएफ हम जमा करेंगे, और अगर ये फर्म बड़ी है और वो अपने हिस्से का पीएफ जमा करने में सक्षम है तो गवर्नमेंट केवल एम्प्लॉय का पीएफ जमा करेगी। तो इस तरीके से 12% प्लस 12% यानी टोटल 24% तक सरकार किसी व्यक्ति के लिए प्रोविडेंट फंड जमा करने को तैयार हुई, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था। आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को आप यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से पेंडेमिक के दौरान इंडिया अपने साथ तैयार हो रहा है, खड़ा हो रहा है, मेडिसिन का क्षेत्र हो, इकोनॉमी क्या हो, जो भी यहाँ पे। और इसमें जब आत्मनिर्भर भारत 3.0 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो द हिंदू में ये न्यूज आइटम आया था, यहाँ जॉब्स को लेकर बताया गया था कि किस तरीके से नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, और जो 2 साल, ये कहेंगे 2 साल का जो ईपीएफ ड्यू है न्यू एम्प्लॉय के लिए, जो कि हायर किए गए हैं अक्टूबर 1 2020 से लेकर जून 30 2021 के बीच में, यहाँ पर वही बात की गई 15,000 रुपए वाली जो हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जिन फर्म्स में 50 व्यक्ति काम करते हैं या उससे अधिक काम करते हैं तो उनको 5 नए लोगों को नौकरी देना होगा। इस तरीके से रोजगार खड़ा किया गया। जो फार्मर्स हैं उनके लिए बात की गई कि 65,000 करोड़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो इंश्योर किया जाएगा, और ये सब कुछ हो ताकि एग्रीकल्चर जो है हमारा प्रॉस्पर्स रहे। और आप देखिए कि इस दरमियान जो पूरी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर था जो अभी भी ग्रोथ दिखा रहा था। सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए बात की गई
इंफ्रा के क्षेत्र में बात किया गया, 18,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ताकि घर बनाए जाए, नौकरियां खड़ी हो। यहाँ पर उनके मटेरियल्स को तैयार करना पड़ेगा फैक्ट्री में, सीमेंट वगैरह को, सरिया, तो इससे बहुत तरीके का नौकरी खड़ा होगा, इकोनॉमी ऑन ट्रैक आएगी। और स्ट्रेस सेक्टर्स के लिए भी बहुत कुछ सोचा गया। तो इस तरीके से आप आत्मनिर्भर भारत 3.0 का डिस्क्रिप्शन देते हुए इस क्वेश्चन को एक कंस्ट्रक्टिव नोट पे कंक्लूड कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ये देख लिए, 7, 8 के बारे में चर्चा कर लिए, यहाँ पर 9 के बारे में चर्चा कर लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। पहले हम लोग 11 को देख लेते हैं, जो हरित भारत संकल्प बताया जा रहा है कि एक मोबाइल ऐप है। अब देखिए इसमें क्या कमी रह गई थी, आप वैसे ही समझ लीजिए, ये पीआईबी का कटआउट है। यहाँ बताया जा रहा है कि एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च करती है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है हरित पथ। यहाँ पे क्या कहा गया, हरित भारत संकल्प। तो ये थोड़ा बहुत बीपीएससी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके की गलतियां पहले भी देखी गई हैं। हरित पथ ऐप के बारे में ही उन्हें पूछना था। और ये जो यहाँ पर संकल्प की बात की गई है, ये तो एक कैंपेन है, ठीक है। हरित भारत संकल्प एक कैंपेन है, इसके तहत एक ऐप डेवलप किया गया, लॉन्च किया गया, हरित पथ। और ये जो मोबाइल ऐप है, ये मॉनिटर करेगा प्लांटेशंस जो भी किए गए अलोंग नेशनल हाईवे। और यहाँ पर यूजर आईडी जो है क्रिएट किए जाएंगे आरओज, पीडीएस और एक्सपर्ट्स के लिए। और 7800 प्लांट्स को तब तक जियो टैग किया जा चुका था। जियो टैगिंग एक सिंपल सा टर्म है, जैसे आप भी कई बार फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो के साथ वहां लोकेशन बता देता है कि ये फोटो यहाँ क्लिक किया गया था, तो ये जियोग्राफिकल टैगिंग हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और सिल्वर जुबली को मार्क करने के लिए 25 दिनों में 25 लाख पेड़ लगाए गए। इस तस्वीर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नजर आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी। तो हरित पथ ऐप के बारे में आप बता सकते थे, और ये बता सकते थे कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत, इसी ने एक मोबाइल ऐप बनाया है ताकि बेहतर ढंग से मॉनिटर किया जा सके, ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके, स्पीसीज जो प्लांट्स के हैं उसका डिटेलिंग हो सके, मेंटेनेंस एक्टिविटीज क्या है ये सब कुछ देखा जाए, टारगेट्स क्या हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ वहां से पता चलता रहेगा। हरित भारत संकल्प जो है वो एक नेशनल वाइड प्लांटेशन ड्राइव है, जो कि इन लाइन है विथ कमिटमेंट टू प्रमोट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन को आप अपना एक नया डायमेंशन दे सकते हैं, आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही जो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं उसका जिक्र आप कर सकते थे। आपके पास बहुत स्कोप है यहाँ पर इन चीजों को जिक्र करने के लिए। और फिर आप बता सकते थे किस तरीके से जो हमने कमिटमेंट किया है वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें एक बखूबी बेहतर रोल प्ले किया जा रहा है एनएचएआई के द्वारा। ये सब कुछ बताएंगे। इनका जो टारगेट है कि अब तक 35 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। इन पेड़ों में 5 लाख जो अकेले उत्तर प्रदेश में, 3 लाख करीब राजस्थान में, 2.67 लाख जो है मध्य प्रदेश में लगाया गया। और प्लांट्स के लिए इंश्योर किया जाए कि बस पेड़ लगा नहीं दिए गए, उनका 100% सर्वाइवल भी हो। ये सब कुछ यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए बिग डेटा एनालिसिस किया जाए, और इसके लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया, डेटा लेक कहा जा रहा है, जहां इन सारे चीजों का आपको डिटेल मिल जाए और ये हर 3 महीने पर अपलोड होता रहे। जो परफॉर्मेंस है और जो ग्रोथ है प्लांट्स का, उसको लिंक किया जाएगा टू द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर देयर वर्क्स, कि अगर प्लांट्स बढ़िया थ्राइव करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स को उसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। और गवर्नमेंट यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स जैसे कि प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन लोगों से टाई अप कर रही है, इंगेज कर रही है खुद को, ताकि बेहतर एक्सपीरियंस लिया जा सके उनके क्षेत्रों का, और फिर बेहतर ढंग से प्लांटेशन किया जा सके। जो टोटल टारगेट है कि हमें 72 लाख पेड़ लगाने हैं नेशनल हाईवे स्ट्रेच के अलोंग। ओके, तो आप ये बता सकते थे। अब ये जो एक टॉपिक था इंडिया यूरोपियन यूनियन का ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट यानी BTIA, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इसको लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट होता है 2007 के 28 जून को। ओके, और ये कहां पर होता है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में।
लेकिन अगर शुरुआत कहाँ होता है इन बातों का, तो जो 7th होता है, 7वीं इंडियन यूरोपियन समिट होती है, जो कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुई थी 13 अक्टूबर 2006 को। तो वहां पर ये बातें सबसे पहले निकल के आती हैं। यहाँ पर जो भी बातें किए जाते हैं, इसमें जो इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो यहाँ पर बात किया गया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो प्रमोट करे बायलैटरल ट्रेड को, और ये ट्रेड जो है वो गुड्स में हो, सर्विसेज में हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई, फाइटोसिनेटरी मेजर्स की बात की गई, टेक्निकल बैरियर्स जो आ रहे हैं ट्रेड में उनको खत्म करने की बात की जाए। यहाँ पर ट्रेड रिमेडीज, जो कंसेप्ट है रूल्स ऑफ ओरिजिन का, जिसको लेकर कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और इसके लिए ही बात होती है बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, उन पहलुओं पर भी चर्चा हो। कस्टम क्लियरेंस को लेकर, ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर, ट्रेड डिफेंस को लेकर, गवर्नमेंट के प्रोक्यूरमेंट्स पर चर्चा हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान होना चाहिए, और ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई की चर्चा की गई, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया गया। ये सारे इसके पहलू थे। लेकिन अभी तक ये इतने वर्ष हो गए, 14 वर्ष हो गए, वनवास वाला जो फेज है वो कंप्लीट होने को है इसका, बट ये अभी तक धरातल पर उतर नहीं आया है, क्योंकि ये नेगोशिएशन एक तरीके से 2013 से ही पेंडिंग है, कोलैप्स हो चुका है जो बातचीत होना चाहिए था। और इशू जो मेजर आ रहे हैं कि जो मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को, उसको लेकर यूरोपियन यूनियन का कुछ मतलब संतुष्टि नहीं है इस पहलू पर, या वाइन और स्पिरिट को लेकर, और ये सब कुछ है। इन्वायरमेंट का बात कर लिया जाए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट्स को लेकर, तो अभी बहुत कुछ बात होना बाकी है। लेकिन अगर ये एक सक्सेसफुल कह ले कि अग्रीमेंट होता है, तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। इसे दोनों ब्लॉक्स को बहुत फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर इंडिया को मैं एक ब्लॉक कह रहा हूँ, इस बात पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। और इंडिया डिमांड करता है कि मतलब आसानी से मिलने वाला इजियर वर्क वीजा हो, यहाँ पर स्टडी के लिए जल्दी से वीजा मिले, कि इंडिया के स्टूडेंट जो हैं यूरोप जाके पढ़ाई कर सकें। एक डेटा सिक्योर स्टेटस की बात की जा रही है इंडिया के तरफ से, जो कि काफी इजी बना देगा इन दो देशों के बीच में ट्रेड, कॉमर्स को, बिजनेस को। और इन्हीं बातों को जो डेडलॉक्स हो गए हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है, ताकि हम बेहतर एक कंक्लूजन पे पहुंच सके। इस तरीके से हम लोग सारा जो क्वेश्चन था करेंट अफेयर का, उसको मोटे तौर पर देख लिए। अब यहाँ पर हमारे सामने स्टेट्स के क्वेश्चंस थे कुछ इस तरीके से। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पाई चार्ट से है, और ये टोटल 36 मार्क्स में पूछा गया है। 36 मार्क्स में 2 क्वेश्चन बनाना होता है 36 मार्क्स का, यानी 72 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई स्कोर करना चाहे तो 100% स्कोर कर सकता है। चलिए हम जरा सा यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए मैं बता दूं, ये टोटल 4 जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, 12 नंबर, 13, 14 और 15, इन सब के आंसर्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। यहाँ पर उन्हें शामिल कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि वो कौन से 3 क्रॉप्स हैं जिनका शेयर एरिया वाइज अगर कहे तो 50% है। अब पाई चार्ट है, पाई चार्ट का वैल्यू 360 डिग्री है, और 50% का मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पर किन चीजों को जोड़ दें तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ राइस, व्हीट और बार्ली, 72 प्लस 72 प्लस 36 जोड़ने पर 180 डिग्री हो जा रहा है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला था कि अगर जवार के लिए एरिया 1.5 मिलियन एकर्स है, तो राइस के लिए कितना होगा। अब जवार को यहाँ 18 डिग्री वैल्यू दिया गया है, और राइस को 72 डिग्री, यानी 4 गुना है, तो ये एरिया 1.5 मिलियन एकर्स है, तो राइस का ऑटोमेटिकली 6 मिलियन एकर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर है, कहा जा रहा है कि अगर जो प्रोडक्शन है व्हीट का वो 6 टाइम्स है अगर बार्ली से तुलना करें, तो क्या रेशियो होगा उनके यील्ड का। नॉर्मल सी बात है, टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो कितना होता है, तो एरिया कितना जो है जहां पर खेती की जा रही है, और वहां पर उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यील्ड क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपसे यील्ड व्हीट बाई यील्ड ऑफ बार्ली पूछा जा रहा है। यहाँ पे बार्ली 36 डिग्री दिखाया गया है, व्हीट को उसके डबल एरिया दिया गया है 72 डिग्री। नॉर्मल सा यहाँ पर बात है, तो आपको निकाल देना है। तो पहले एरिया में ही व्हीट जो है 72 डिग्री है, और ये यहाँ पर 36 डिग्री है। अगर बात करें यील्ड की, तो ये बताया गया है यहाँ पे
कि जो उत्पादकता है ये कितना है, तो ये 6 टाइम्स है। अब यील्ड में आप देख रहे हैं कि यील्ड क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्शन बाय एरिया, यही चीज है ना। तो अब इस बात को आप अच्छे से अगर रखेंगे तो आपको रेशियो मिल जाता है 3:1 का। अगला क्वेश्चन भी यील्ड के ऊपर ही है कि राइस के लिए जो यील्ड है वो 50% अधिक है बार्ली के तुलना में, यानी बार्ली का अगर x है तो राइस का 1.5x है यील्ड, उत्पादकता। तो पूछा गया है कि देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट ऑफ राइस, ये पूछ लिया गया है आपसे। तो ये आप पूरा अच्छे से जब कैलकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे कि ये उसके 1/3 आएगा, आंसर 1/3 आएगा, 33.3% आएगा। और आखिरी जो इसमें क्वेश्चन था कि अगर टोटल एरिया जो है वो 5% से बढ़ जाए और एरिया व्हीट प्रोडक्शन का 12% से बढ़ जाए तो कितना एंगल दिया जाएगा व्हीट को। तो मान लेते हैं अभी के लिए कि 360 एरिया है, टोटल 360 एकड़ मान लेते हैं, बहुत नॉर्मल टर्म्स में डिग्री के हिसाब से ही। तो इसका 105% हो जाएगा नया एरिया, 105/100। व्हीट को अभी 72 मिला हुआ है, 72 एकर्स, तो वो बढ़ के 112/100 हो जाएगा। तो अब ये फिगर को अब इससे डिवाइड करके और जब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नया डिग्री मिल जाएगा जो कि दिया गया है वेट को, और वो जो डिग्री होगा यहाँ पे वो होगा 76.8 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर एक परसेंटेज का फॉर्मूला दिया गया है प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, कि कितना इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दें, बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100 कर दिया जाए, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। नॉर्मली आप स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब इसके आधार पर आपसे सवाल पूछा गया, कंपनी जो है वाई 1997 में 220 करोड़ रुपया एक्सपेंड करती है, तो उसका इनकम कितना था। ठीक है, तो कंपनी 1997 में वाई का आप अगर देखें तो प्रॉफिट जो है तो वो कितना रहा है, तो 35% रहा है। तो अगर आप एक्सपेंडिचर में 35% ऑफ एक्सपेंडिचर ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा कि कंपनी कितना टोटल कमाई की, मतलब इनकम कितना हुआ, तो वो रहा 297 करोड़। सिंपल है। इसी तरीके से ये सारे सवाल दिए गए थे। जो इसका पार्ट बी है वहां कहा गया कि अगर जो इनकम है दो कंपनीज का वो इक्वल रहा 1997 में, तो क्या रेशियो रहा उनके एक्सपेंडिचर का। सेम वैल्यू पुट करते जाना है, यहाँ पर आपको एफर्ट नहीं लगाना है बहुत ज्यादा। इसका आंसर जो है वो है 27:29। आपको अंत में सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लंबा था, थोड़ा ये ट्रिकी था, यानी यहाँ ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहने का ये मतलब है। यहाँ पर 3 तरीके के टेबल दिए गए हैं। पहला टेबल जो है वो बता रहा है कि मैनेजमेंट में ही कितने बच्चे हैं जिन्होंने फाइनेंस को ऑप्ट किया, कितनों ने मार्केटिंग को और कितनों ने सॉफ्टवेयर को, और अदर्स कितने हैं। सेकेंड टेबल उनकी इनिशियल एवरेज सैलरी बता रही है, और थर्ड टेबल जो है ये टोटल कितने स्टूडेंट जो है पास होते हैं किसी खास साल में, ये बताता है। इसके आधार पर आपको कैलकुलेट करना था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट जॉब इन फाइनेंस लेस देन द स्टूडेंट्स गेटिंग मार्केटिंग जॉब इन 5 ईयर्स, यानी 1992, 93, 94, 95 और 96, ये जो 5 वर्ष हैं इसके अंतर्गत आपको कैलकुलेट करना था। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 763। कैसे, जरा सा अगर देख लें तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस में, तो पहले साल 22% है, 22% किसका, 1992 में जितने बच्चे थे यानी 900। ठीक है, ऐसे ही हर साल का आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1109.5। अब स्टूडेंट का संख्या है तो 0.5 में तो हो नहीं सकता है, तो इसको राउंड फिगर हम कर लेंगे। ओके, आप इसको 10 मान लीजिए, 1110 मान लीजिए, और टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मार्केटिंग में वो इसी तरीके से आपको 1873 नजर आएगा। ओवरऑल इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1873 में से 1110 को, तो आपको ये फिगर मिल जाता है। क्वेश्चन आगे पूछा गया कि व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी ऑफ फाइनेंस फ्रॉम 1992 टू 1996। तो एवरेज सैलरी जो फाइनेंस के बच्चों का रहा 1992 में वो 5450 रुपए रहा, यही 1996 में बढ़ के हो जा रहा है 9810 रुपए। तो यहां पर 80% का आपको ग्रोथ नजर आ रहा है, यानी कि
9810 माइनस 5450 बाई 5450 इंटू 100, सिंपल सा तो था, है ना। अब तीसरा सवाल जो था, एवरेज एनुअल रेट जो रहा इनिशियल सैलरी जो ऑफर किया गया सॉफ्टवेयर के लिए, तो सॉफ्टवेयर यहां पर देख लीजिए, पहले 5290 से बढ़ के 6440 हुआ है, फिर इससे बढ़ के 7050, 7760 और 8640। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत में 21.73% बढ़ा, फिर 9.47%, इसके बाद 10.07, इसके बाद 11.34%, इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इनको जब एवरेज करेंगे यानी सबको ऐड करके और बाई 4 कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाता है 13.15% का, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि क्या एवरेज मंथली सैलरी ऑफर किया गया मैनेजमेंट ग्रेजुएट को 1993 में। ओके, अब ये भी आसान सवाल है। टोटल जान गया कि 650 बच्चे जो हैं वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट रहे हैं। ओके, 1993 के लिए वो कैसे कैलकुलेट होगा 1993 में, आप देख लीजिए यहां पर दिया गया है कि ये टोटल 650 है। अब इसमें फाइनेंस में 17% थे, इसी तरीके से मार्केटिंग में देखेंगे तो ये 48% है, और यहां पर सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर देखें तो नजर आते हैं कि ये 23% है। ओके, तो इन सब का इंडिविजुअल आप पहले नंबर निकाल लेंगे, इनकी जो यहाँ पर वेतन दी गई है उससे मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट कर लें, और बाकी यहाँ पर अदर्स जो है ये 12 लोगों का तो पता नहीं है ना, तो इनको हम एवरेज में शामिल नहीं करेंगे। 88 जो है टोटल, तो 650 का 88% ये टोटल सम ऑफ एडेंट्स हो गया, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ये रहा 6401 रुपए करीब। ओके, और इसका जो आखिरी सवाल था कि आपको डिफरेंस क्रिएट करना, मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करना है अर्निंग बाय स्टूडेंट्स सीकिंग जॉब इन फाइनेंस फ्रॉम दोज ऑप्टिंग फॉर सॉफ्टवेयर पर एनम में, यानी आपका जो ये मंथली दिया गया है इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करके जवाब निकालना होगा, और इसका करेक्ट आंसर था 3379200। इतना रुपया जो है ये डिफरेंस आ जा रहा है। क्वेश्चन ये बन जाता। जो आखिरी क्वेश्चन है नंबर 15, इसमें एक कमी है। 15 आसान सवाल था, लेकिन इसका जो 20 यहाँ पर मतलब 15 का 20 सवाल नंबर था, यहाँ पर एवरेज की बात की गई है कि फॉर विच फ्लेवर द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड। लेकिन जब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है तो इसमें औसत शब्द को गायब कर दिया गया है। दिए हुए समय में किस फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा, यहाँ औसत नहीं पूछा गया है। तो जब ऐसा इंग्लिश और हिंदी में कंफ्लिक्ट आ जाए तो वह इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, तो आपको एवरेज ही कैलकुलेट करना था। इन सब का भी आंसर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12, इस सबके जो आंसर्स हैं यहाँ पर दे दिए गए हैं। एक बार इसे आप क्रॉस चेक कर लेंगे, यहाँ पर आपको स्टेप्स भी पता चल जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए और क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इस तरीके से आपको 4 स्टेट्स में से 2 बनाने होते हैं, और इजी क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से। यहां पर हम क्वेश्चन पेपर जो है जीएस का, जीएस पेपर 1, उसके डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।